अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात होगी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की, जहां G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है। ये बैठक 24 मई तक चलेगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए करीब 100 विदेशी मेहमान श्रीनगर में हैं। पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि बैठक में किसी तरह का खलल न पड़ने दिया जाए। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, जिसके लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रीनगर में इस बैठक को करने का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। एयरपोर्ट से लेकर शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर तक इन विदेशी मेहमानों का भारतीय परंपरा के मुताबिक कुछ इस अंदाज में स्वागत सत्कार किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें पगड़ी पहनाई गई, टीका लगाया गया और फूलों की बारिश की गई। ये आओ भगत देखकर G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे इन विदेशी मेहमानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप सम्मेलन में भाग लेने आए ये विदेशी मेहमान 24 मई तक यहां रुकेंगे और इस दौरान इनके खाने पीने, मनोरंजन और घूमने फिरने का शानदार इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर की सजावट में राज्य की कला और संस्कृति को दर्शाया गया है, ताकि ये विदेशी मेहमान कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ वहां की समृद्ध कला और संस्कृति से भी रूबरू हो पाएं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि G20 देशों के 100 से ज्यादा डेलीगेट्स श्रीनगर एयरपोर्ट से अब सीधे वेन्यू यानी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर शहर को पूरी तरह से रंग रोगन करके सजाया गया था। यहाँ की सड़कों को चमकाया गया था और यही मंशा थी जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार की कि जो विदेशी मेहमान कश्मीर आ रहे हैं उनको ये इंप्रेशन लगे कि क्यों कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार का मानना है कि इस बैठक के सफल आयोजन के बाद कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर जो है कश्मीर जो पहले ही मौजूद है, लेकिन उसके बाद उसमें जो है एक बढ़ावा मिलेगा और डोमेस्टिक टूरिज्म के साथ साथ कश्मीर इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी पसंदीदा जगह बनेगी। श्रीनगर टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है। खास बात यह है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट आयोजित हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही नहीं, बल्कि अगर इतिहास में देखें जम्मू कश्मीर में पहली बार इस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कोई अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है। यूं तो 80 के दशक में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर को बनवाया था। इस बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग भी बेहद उत्साहित और खुश हैं। घाटी के लोगों का मानना है कि इस तरह के आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे जम्मू कश्मीर की तरक्की को और रफ्तार मिलेगी। ये हमारे कश्मीर के लिए, हमारे कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ही है। चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म हो, हर एक चीज़ ये डेवलपमेंट के लिए है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट को कि हमें इस चीज़ को करने का मौका दिया। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर माना जाता है हमारी नेचुरल खूबसूरती के लिए, यहाँ के लैंडस्केप और यहाँ की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस के लिए। सो ये G20 की जो टूरिज्म के रिलेटेड मीटिंग है, इसके लिए हम आज सारे डेलीगेट्स का वेलकम करते हैं। G20 से काफ़ी जो यूथ है उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। ये देख सकते हैं आपके मतलब कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है इस चीज़ को लेके। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सही रहे और जहाँ का जो यूथ है उनको अपने अलग अलग फील्ड में जो वो कर रहे हैं उनको वहाँ फ्यूचर मिले और ग्रोथ मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर की ये तरक्की और लोगों की खुशहाली पाकिस्तान और उसके शह पर चलने वाले आतंकी संगठनों को रास नहीं आ रही। लिहाजा वो इस बैठक में खलल डालने के लिए साजिशें लगातार रच रहे हैं। मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी इन साजिशों को विफल करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है।
चप्पे चप्पे पर हाईटेक हथियारों से लैस पुलिस, सुरक्षा बल और कमांडो को तैनात किया गया है। खासतौर पर अगर हम श्रीनगर शहर की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पहरा है। मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है डल झील में, और साथ ही में एनएसजी के कमांडोज को भी संवेदनशील इलाकों में जो है तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, जगह जगह उनकी तैनाती है। हालांकि चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने कश्मीर में हो रही G20 बैठक से दूरी बनाई है, जबकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे ताकतवर देशों के डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस मीटिंग को दुनिया भर से मिला ये समर्थन भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। इतना ही नहीं, कश्मीर में हो रही ये बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको G20 से ही जुड़ी दूसरी अहम तस्वीर भी दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर है, जहां G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हैं। विदेशी मेहमानों के दीदार के लिए ऐतिहासिक इमारतों को सजाया संवारा जा रहा है। सड़कों पर शानदार फूल पौधे लगाए गए हैं। जगह जगह G20 के लोगों और सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। कुल मिलाकर विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली सज धज कर तैयार है। एक तरफ जहां आज से श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, वहीं G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली को भी सजाया और संवारा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाने के अलावा जगह जगह सुंदर कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। सड़कों के किनारे शानदार फूल पौधे लगाए जा रहे हैं। इमारतों की रंगाई पुताई के अलावा ऐतिहासिक इमारतों को सजाने का काम भी जोर शोर से जारी है। इसी के तहत सैकड़ों साल पुराने सफदरजंग मकबरे का कायाकल्प किया जा रहा है। ऐतिहासिक सफदरजंग मकबरा इतना पुराना है कि ये जगह जगह से टूटने लगा है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब इसे दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। करीब 30 साल बाद एएसआई ने मकबरे की मरम्मत का काम शुरू किया है। एएसआई की कोशिश है कि मकबरे को उसके पुराने स्वरूप में वापस लौटाया जाए। साल पुराना सफदरजंग का मकबरा दिल्ली की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये मकबरा इतना पुराना है कि धीरे धीरे टूटने लगा था। एएसआई ने भारत में होने वाली G20 समिट के चलते इस मकबरे को पुनर्जीवित करने का काम किया है। इस मकबरे के सामने जो फर्श था वो पूरी तरह से टूट चुका था। बालू के पत्थरों से इस फर्श को दोबारा से बनाया गया है। मकबरे के सामने जो फाउंटेन हैं ये चलने बंद हो गए थे। इनमें पानी डाल के इन फाउंटेन्स को दोबारा चालू किया गया है। मकबरे का जो गुंबद है वो उसका पत्थर पीला पड़ने लगा था। अभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और कोशिश है कि इस मकबरे को दोबारा से इसका पुराना स्वरूप वापस दिया जा सके। भारत में होने वाले G20 समिट के चलते पूरी दिल्ली को दोबारा से सजाया जा रहा है। दिल्ली के सड़कों पे सुंदर सुंदर फूल लगाए जा रहे हैं और एएसआई की कोशिश है कि दिल्ली में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं उनको उनका पुराना स्वरूप वापस दिया जा सके और दिल्ली को पुरानी इमारतों का शहर दोबारा से बना दिया जाए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर लेते हैं, जिसने हमारे और आपके जीवन में होने वाले रोजमर्रा से जुड़े काम काफी आसान कर दिया। अब चाहे सिक्योरिटी हो, मेडिकल साइंस हो, चाहे पढ़ाई हो या फिर मनोरंजन, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दस्तक हमारे किचन में हो चुकी है। आपको क्या खाना है, क्या पकाना है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता देगा। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर गणेश ने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे आप अपने खाने की पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह ऐप कैसे काम करता है बताते हैं आपको।
खाने में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, या फिर आज कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, तो अब आपको कोई कुकरी शो देखने या फिर इंटरनेट पर नई रेसिपी तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IIIT दिल्ली के प्रोफेसर गणेश बागलर ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो आपके इन सवालों के जवाब एक क्लिक पर दे देगा। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। अक्सर घरों में आपने मम्मी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि आज रात खाने में क्या बनना है। बच्चों की अलग फरमाइश होती है, पति की अलग फरमाइश, पत्नी की अलग फरमाइश, कोई मेहमान आ जाए तो खाने में क्या बने, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी की दुनिया में आकर आपकी इस परेशानी का निजात चुटकियों में मिल सकता है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिसके तहत आप आसानी से घर में पड़े हुए किसी भी इंग्रेडिएंट से एक डिश बना सकते हैं। उसका एक नाम भी होगा, उसे कैसे बनाना है आपको ये तक बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई करनी है। बस आपको आपके पास जो चीजें मौजूद हैं उन्हें टाइप करना होगा और आपके पास एक डिश बन के आ जाएगी, वो भी बिल्कुल नई, जिस पर आपका कॉपीराइट होगा। प्रोफेसर गणेश बागलर ने बताया कि इस ऐप को बनाने में उन्हें 8 सालों की कड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि इसके लिए दुनिया भर से अलग अलग व्यंजनों का डाटा इकट्ठा किया गया और दुनिया भर के मशहूर शेफ से मुलाकात भी की गई है, ताकि आम लोगों को रोज क्या नया खाना बनाना है इस झंझट से छुटकारा मिल जाए। लेकिन इस ऐप के जरिए कोई भी रेसिपी तैयार करने के लिए आपके पास कम से कम 2 इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है। ये ऐप कैसे काम करता है, अब ये भी देख लीजिए। चलिए आपको एक छोटा सा लाइव डेमो करके दिखाते हैं। मानिए हमारे साथ मानसी भी इस वक्त मौजूद है। हम मानसी के पास जाएंगे और मानसी से कहेंगे कि कुछ इंग्रेडिएंट हमारे मानसी नोट डाउन करे और फिर हमें दिखाए कि ये क्या डिश बनाता है। मानसी, मान लीजिए मैं आपको स्पिनच देती हूँ। अभी देखिए आपको बड़ी स्क्रीन पे तस्वीर दिखेगा, आप आवाज मेरी सुनेंगे लेकिन आप स्क्रीन के जरिए देख पाएंगे कि ये क्या बनाकर देता है आपको। अगला हम ले लेते हैं कॉर्न। चलिए आज हेल्दी खाना बनाया जाए। हमने कॉर्न ले लिया है, बिल्कुल। अब हम चलिए ले लेते हैं बीटरूट, और मान लीजिए क्योंकि अब हम हेल्दी बना रहे हैं, हम पनीर भी ले लेते हैं इसमें। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया पनीर। पनीर ये ले रहा है, बिल्कुल आपको बड़ी स्क्रीन पे तस्वीर दिख रहा होगा। अब हम देखेंगे कि क्या रेसिपी बना के तैयार करता है। और अब ये जो प्रोसेस है, ये आपको एक रेसिपी ऐसे बना के देगा। आपको कुछ देर देखिए, इसने बना दिया है चिल्ड बीटरूट एंड कॉर्न इन पनीर बंगाली स्टाइल। ये रेसिपी पहली बार बना हुआ होगा, यानी ये जो रेसिपी बनाता है ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये अब तक कहीं नहीं बनाई गई है, या फिर हो सकता है कि कोई इस बारे में सोच चुका हो, अब तक थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, लेकिन रेटाटोई के जरिए आपको एक नई रेसिपी देखने को मिलेगी। अब देखिए, इसने जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इसको यहाँ दिए थे, इसने कितनी क्वांटिटी लेनी है हमें वो भी समझा दिया है। और फिर मानसी आप इसे थोड़ा सा डाउन करके भी दिखाइएगा कि कैसे बनाया है इसने। देखिए, पहले आपने बीटरूट को धोया, थोड़ा सा उसे नॉनस्टिक पैन में गरम किया, उसके बाद उसमें स्पिनच डाला, थोड़ा सा नमक डाला, सॉटे किया, और आप उसको चपाती के साथ अब खाने के लिए आपकी डिश तैयार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले इस ऐप को बनाने वाले प्रोफेसर गणेश बागलर की जुबानी सुनिए। इसे बनाने की प्रेरणा उन्हें कैसे और कब मिली? खाने में कैसे एआई का इस्तेमाल करने का सोचा? ये लंबा सफर रहा है। शुरू से 2014-15 में हमने भारतीय खान पान के मामले में संशोधन किया था और ये दिखाया था कि भारतीय खाने में, रेसिपीज में स्पाइसेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वहां से शुरू होकर आज तक पिछले 8 साल में डेटा कलेक्ट करना, उसको क्यूरेट करना, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, एल्गोरिदम्स बनाना, और आज जब हमने 2-3 साल पहले सोचा कि भाई क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कोई शेफ, कोई एक्सपर्ट कुक जैसे नई रेसिपी बनाने की सोच सकता है, क्या कंप्यूटर शेफ की तरह सोच सकता है? ये सोचते हुए एल्गोरिदम बनाया है। ये ऐप जितना दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प है इसका नाम, जो कि एक एनिमेशन फिल्म से प्रेरित है। ये नाम रैटाटूई, जो कि एक फ्रेंच नाम है, रैटाटूई नाम के एक मूवी से इंस्पायर्ड है। एक एनिमेशन मूवी है जिसमें एक चूहा
कुकिंग खाना बनाना चाहता है, परंतु ऑब्वियसली चूहे तो खाना नहीं बनाते हैं, तो वो इंसानों की दुनिया में आकर खाना बनाना सीखना चाहता है। और इस मूवी में शेफ गुस्ताव हैं जो हमेशा कहते हैं कि एनीवन कैन कुक, जैसे कहते हैं ना कि हैव लेग्स कैन डांस, वैसे कहते हैं कि एनीवन कैन कुक। और हमने उसी से इंस्पायर होकर ये रैटाटूई नाम रखा है हमारे प्रोग्राम का। देश और दुनिया के कई रेस्टोरेंट में रोबोट का इस्तेमाल खाना परोसने और ऑर्डर लेने के लिए किया जा रहा है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाला ये ऐप किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। वैसे आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खाने पीने को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इन बातों पर बहुत खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि खुद को हम फिट रख सके। और इन बातों को देखते हुए ही IIT दिल्ली के प्रोफेसर गणेश ने एक ऐसा ही ऐप बनाया है जो कि लोगों की इस परेशानी को खत्म करने में उनकी मदद जरूर कर सकता है। इस ऐप का नाम व्हाट डिश रखा गया है। जैसा कि नाम है बिल्कुल वैसा ही काम भी है इसका, यानी कि ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आप अपने खाने की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मसलन थाली में आपको क्या परोसा गया, आपके खाने में कितना पोषक तत्व मौजूद है, इन बातों को आप इसकी मदद के जरिए आसानी से जान पाएंगे। कैसे ये ऐप काम करता है, देखिए मेरी सहयोगी नीतू झा की रिपोर्ट। हमारे पास जो थाली इस वक्त मौजूद है, इसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या मौजूद है इसमें, क्योंकि ये नाम भी बताता है, ये भी बेहद खास है। तो अगर मान लीजिए कोई विदेशी है या आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो जिसका नाम आपको नहीं पता, आप कहीं घूमने जाते हैं, आपके सामने कोई डिश रखी है, आप नाम नहीं जानते, आप तस्वीर खींचिए तो ये आपको नाम भी बता देगा। चलिए एक बार डेमो करते हैं। अभी हमारे पास एक थाली पड़ी है, प्रोफेसर साहब अब इसकी तस्वीर लेंगे और हमें ये दिखाएंगे कि कौन कौन सी डिश है और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है। शुरू हम बिरयानी से करते हैं। जी, बिरयानी जो यहाँ पे बनी बनाई आई हुई है, हम अगर इसको मेरे ऐप को उस पर आप लगाएंगे व्हाट डिश, तो ये बता रहा है कि ये बिरयानी है। उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से चित्र में कौन सा भाग है जिसमें बिरयानी दिख रही है। और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये बिरयानी मेरे लिस्ट में आ चुकी है। और अगर मैं इसकी लिस्ट में देखूं तो अंत में मुझे दिखेगा बिरयानी है और उसकी कैलोरीज कितनी है, 292 कैलोरीज, 292 कैलोरीज है, ये मुझे दिखा रहा है। जी हाँ, मैक्रोज जो होते हैं कई सारे, वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, उसकी भी ये मात्रा बता देता है आपको। ये घर में बनाई हुई थाली है जिसमें आप देख सकते हैं कि चपाती, चावल है, दाल है। अगर मैं व्हाट डिश को इसके ऊपर लगाता हूं तो ये मुझे दिखाएगा कि इसमें डिश कौन से हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इंडियन ब्रेड यानी कि चपाती या रोटी, चावल और नीचे जो दाल है, इसको अभी फिलहाल ये रसम समझ रहा है लाइट के चलते, बट अगर लाइट ठीक ठाक आ जाए इस पे, जैसे अभी, जी बिल्कुल, तो उसके चलते आपको दिखेगा कि ये डिशेस डिटेक्ट करेगा। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इन डिशेस को मेरे मोबाइल ऐप पे ये मार्क कर देगा। अभी दाल दिखा रहा है तो ये मार्क कर देगा और मुझे साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिशनल मात्रा भी पता चल जाएगी। ये ऐप आपने सुबह से लेके रात तक क्या खाया और कितना खाया, इसकी एंट्री रखने में, जिसे फूड लॉगिंग कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित करेगा। और अभी जो सर्विसेज और एप्स उपलब्ध हैं उनमें से किसी में भी इस तरह की रियल टाइम डिश डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। और ये आपको बताएगा कि आपको कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आगे चल के हम ये भी बताएंगे कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने पिछले महीना भर में ये खाया था, उसके चलते हमें लगता है कि बचे हुए दिन में आप शायद ये खा सकते हो। और हमें लगता है कि ये एक बार सारे लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हाँ, आपको हेल्दी बनने में और कई सारे जो रोग हैं उनसे दूर रहने में ये मदद कर पाएगा। खबर उन मरीजों को राहत पहुंचाने वाली जो हाल फिलहाल के क्रिटिकल सर्जरी या फिर क्रिटिकल सर्जरी बड़ी सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGI चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया ने एक ऐसा ऑटोमेटिक एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया है जो मरीज की उम्र, ऊंचाई, बीमारी और वजन के हिसाब से खुद एनेस्थीसिया की डोज बता देगा।
अभी तक किसी भी तरह की सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया यानी कि डॉक्टर ही मरीज को बेहोशी की दवा देते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम एनेस्थीसिया कहते हैं। डॉक्टर्स ही ये तय करते हैं कि बेहोशी की दवा कितनी दी जानी चाहिए, मरीज की स्थिति, उसकी उम्र और ऑपरेशन कितना बड़ा है, बेहोशी की दवा की डोज, इन तमाम बातों पर ही निर्भर करती है। अब मैनुअल यानी कि डॉक्टरों की बजाय 20 साल की कड़ी मेहनत से तैयार हुई क्लोज लूप एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम ही बेहोशी की दवा की मात्रा तय कर लेगी। पीजीआई चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के हेड डॉक्टर जीडी पुरी से हमने इसी बारे में जानने की कोशिश की। देखिए मेरे सहयोगी ललित की उनसे खास बातचीत। जब भी कोई मरीज बीमार होता है या फिर उसकी कोई सर्जरी या फिर उसे ऑपरेट करना होता है तो सबसे जरूरी होता है कि उसे एनेस्थीसिया देना होता है। लेकिन पहले ये जो काम है वो मैन्युअली किया जाता था, लेकिन अब पीजीआई चंडीगढ़ ने एक मशीन डेवलप की है जिसमें जो तमाम जो काम है वो मशीन करेगी। उस मशीन का नाम है क्लोज लूप एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम। ये मशीन आपके सामने है। किस तरह से ये मशीन काम करती है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर जीडी पुरी जी हैं। जीडी पुरी जी, समझना चाहेंगे ये जो मशीन है, आसान भाषा में अगर हम बात करें, किस तरह से ये काम करती है? देखिए, नॉर्मली हम जो दवाई देते थे, मैनुअली देते थे, इंजेक्शन देते थे और उसको देखते थे कि पेशेंट्स बेहोश हो गया कि नहीं हुआ। रिस्पांस देख देख के उसको अल्टर करते थे। फिर उसके बाद डेवलप हुए कोई ईईजी मॉनिटर जिससे हम देख सकते हैं कितना डीप एनेस्थीसिया दिया गया है। तो आज ये मशीन जो करती है, ये ईईजी की जो फाइंडिंग्स हैं, जो ईईजी का इसके फोरहेड पे लगाते हैं ईईजी के इलेक्ट्रोड्स, उससे ईईजी के वैल्यूज कैलकुलेट करके, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया कैलकुलेट करके, जो प्रोपोफॉल एनेस्थीसिया ड्रग है जो हिप्नोटिक है, उसको कंट्रोल करती है कि कितना देना है किसी मरीज को। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।